जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? दिखाई पड़ रहा हूँ प्रॉपर? चलिए, एक्चुअल में ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का हम सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर रीजन में पाए जाने वाले बेसिकली जो गैसियस पोल्यूटेंट्स थे उनकी बात कर ली थी, चाहे वो सल्फर के ऑक्साइड की वजह से रहा हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से रहा हो, कार्बन के ऑक्साइड की वजह से रहा हो, हाइड्रोकार्बन रहा हो, इन सब की बात कर ली थी। और इसमें हम लोगों ने एसिड रेन जैसे टॉपिक को भी डिस्कस किया था। नाउ अब जो सेकंड लेक्चर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, इसमें बेसिकली हम लोग पार्टिकल पोल्यूटेंट की बात करेंगे जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर रीजन में पाए जाते हैं, यानी स्मॉग, मिस्ट, फॉग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन या ग्रीन केमिस्ट्री, इन सब टॉपिक्स को हम लोग इस लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है जी। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आप लोग के साथ इस लेक्चर में हूँ, और जो मेन पॉइंट्स हैं और इन लेक्चर्स में वो सारे पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में भी इवन दो दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को भी कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपके नीट या जेईई मेंस में पूछे गए हैं उनको भी इस टॉपिक में पूरा कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो आई थिंक आप लोग तैयार हो गए होंगे। हाँ, और एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे हर लेक्चर में कहता चल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता चल रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं पुराने अगर हैं आप तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई बात नहीं पकड़ में आ रही है तो उसे आप हमें प्लीज़ बताइए, चलेगा। मेक श्योर कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठ गए होंगे। बाकी अपने अगल बगल की सारी एक्टिविटीज़ को आपने जो है स्टॉप कर दिया होगा और पूरी तरीके से फोकस होकर के आप हमारे इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मान के चलिए कि एक क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर आपका आता ही आता है, चाहे वो एग्ज़ाम नीट का हो या आप जेईई मेंस का दे रहे हो या आप दोनों में से किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना है हर अल्टरनेट ईयर। लास्ट ईयर कुछ कम क्वेश्चन थे, तो इस ईयर आने की प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा है। तो तैयार है बालकों, स्टार्ट करें। चलिए, अगर हम लोग पार्टिकल पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें स्मॉग एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट के रूप में आता है, खास तौर से ऐसे प्लेस जो कि काफ़ी क्राउडेड होते हैं या जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और उनके इंजन में फॉसिल फ्यूल तेज़ी से बंद कर रहा हो, तो वहाँ पर ये स्मॉग बनता है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्मॉग है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ हम मानते हैं, एक स्मोक और दूसरा क्या चीज़ आपका फॉग। तो स्मोक और फॉग को मिला करके क्या बनता है, आपका स्मॉग बनता है। और ये स्मॉग जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल स्मॉग, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। इन दोनों का ही जो नाम है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्लासिकल स्मॉग सबसे पहले लंदन में देखा गया क्राउडेड प्लेस पर, तो इसलिए इसका नाम लंदन स्मॉग भी पड़ा। और ये हमको कहाँ पे देखने के लिए मिला, लॉस एंजलिस में देखने के लिए मिला था, तो इसलिए इसका नाम लॉस एंजलिस स्मॉग भी पड़ा। तो हम क्लासिकल स्मॉग को लंदन स्मॉग भी कहते हैं, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजलिस स्मॉग कहते हैं। क्लासिकल स्मॉग कूल और ह्यूमिड वेदर में बनता है, कूल और ह्यूमिड वेदर में बनता है, जहाँ पर ओस वगैरह गिरती है वहाँ ये काफ़ी देखने को मिलता है। जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये समर रीजन में देखने को मिलता है, हॉट समर रीजन, जहाँ पे ड्राई कंडीशन हो, और ख़ास तौर से जब हीट या सनलाइट पूरी तरीके से आ रही हो, यानी पूरी तरीके से सूरज चमक रहा हो आपका, तो ऐसे में आपको फोटोकेमिकल स्मॉग दिखाई पड़ेगी। एक्चुअल में क्लासिकल स्मॉग में क्या होता है कि ये जो बनता है ये तीन चीज़ें रखता है, स्मोक और फॉग तो होगा ही होगा, साथ में SO2 रहती है, और ये SO2 जो होती है मौजूद वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सल्फ्यूरस एसिड यहाँ रिड्यूसिंग नेचर का होता है, इसलिए इस स्मॉग का एक नाम और भी है, इसे हम लोग रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं।
क्लासिकल स्मोक को हम रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड को कंटेन करता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरस स्मोक। इसके ये दोनों नाम चलते हैं, सल्फ्यूरस स्मोक कहिए, रिड्यूसिंग स्मोक कहिए, क्लासिकल स्मोक कहिए, चलेगा, लंदन स्मोक कहिए, तो ये नाम एक ही चीज़ के हैं आपके। फोटोकेमिकल वाले में क्या होता है कि कई सारे कंपाउंड बनते हैं। इस जब सनलाइट आती है तो इस हॉट समर क्लाइमेट में, ड्राई क्लाइमेट में कई सारे कंपाउंड बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन वहाँ कलेक्ट होंगे, आप कह सकते हो पैन बनेगा, परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइट पैन बनता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाई पड़ते हैं, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रिल्डिहाइड, इस तरीके के कंपाउंड सारे इकट्ठा हो जाते हैं उस कंडेंस एरिया में। तो ऐसी स्थिति में ये फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है इन कंपाउंड की वजह से ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसका नाम हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक या लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं। और इसमें कोई एक तरीके का कंपाउंड नहीं, जैसे वहाँ SO2 गैस कलेक्ट हो रही थी, यहाँ पर कई सारे कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इकट्ठा होते हैं, पैन इकट्ठा होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठा होते हैं, एसीटोन भी पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, ये सारे कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये कंपाउंड मिलकर के उस पूरे इन्वायरमेंट का बिहेवियर कैसा कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। सो फोटोकेमिकल स्मोक इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के पार्टिकल पोल्यूटेंट में, ट्रोपोस्फियर में स्मोक का एक बहुत तगड़ा जो है ड्रॉबैक हमको देखने के लिए मिलता है। और ये स्मोक दो प्रकार का होगा, क्लासिकल और क्या चीज़ आपका फोटोकेमिकल। क्लासिकल स्मोक, लंदन स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक, सल्फ्यूरस स्मोक, और ये बनता किस एटमॉस्फेयर में, कूल और ह्यूमिड वेदर में, जहाँ ओस खूब गिर रही हो, ठंडक ज़्यादा हो। फोटोकेमिकल स्मोक, लॉस एंजलिस स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलेंगे। और ये कहाँ बनेगा आपका, समर हॉट ड्राई वेदर में बनता है, जहाँ फुल सनलाइट आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, क्योंकि सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन को भी क्या करेगी, आपका परफॉर्म कराएगी, इसलिए यहाँ सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। चल जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म है फोटोकेमिकल स्मोक की, फोटोकेमिकल स्मोक बनता कैसे है। तो इसकी मैकेनिज्म को हम डील करने जा रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक की मैकेनिज्म। चलेगा, चलिए। तो बालकों, अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें फोटोकेमिकल स्मोक के, ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोक आपका बनता है हॉट सनी टाइम में, ड्राई वेदर रहे तो जब आप कंडेंस एटमॉस्फेयर में फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, तो जहाँ क्राउडेड प्लेस है, स्पेस कम है, अगर वहाँ बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंजन एक साथ फ्यूल को बर्न कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि भाई फ्यूल का जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल, डीजल है, उसका पूरा का पूरा पार्ट तो जलेगा नहीं। तो जब जलेगा नहीं तो जितना हिस्सा बच जाएगा वो रहा मिक्सचर ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो जल गया उसमें अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में जाएगा, सल्फर है तो सल्फर के ऑक्साइड में जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उस क्राउडेड या कंडेंस प्लेस पर हाइड्रोकार्बन बढ़ जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बढ़ जाएंगे। अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, चूँकि सनी टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन आपके पास मौजूद है। सपोज करो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया है तो वो सनलाइट के द्वारा डिसोसिएट करके नाइट्रिक ऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से जुड़ करके ओजोन बनाएगा। एंड यू नो दैट कि ओजोन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगर वहाँ मौजूद है तो उसे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या करेगा, आपका कन्वर्ट कर देगा। तो एक तरीके से इस सिचुएशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन सब का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और ये रिएक्शन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसलिए इनको हम कपल रिएक्शन या सपोर्टिंग रिएक्शन भी बोलेंगे। फिलहाल इस ओवरऑल रिएक्शन का रिजल्ट ये निकलता है कि हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है,
साथ ही साथ उस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद रहेगी। इन दोनों के बनने की वजह से ही ये एटमॉस्फेयर टॉक्सिक होगा और साथ में किस नेचर का हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हुआ, जो कि मैंने कहा था कि फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है उस जगह का वो एक रेडिश ब्राउन हैज वाला हो जाएगा, हल्का सा आप कहेंगे कि बादलों वाला कलर, जो भूरे रंग के बादल होते हैं उस जैसा कलर उस चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसी को हम लोग रेडिश ब्राउन हैज बोलते हैं या कलर बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ओजोन चुपचाप बैठ जाएगा, मिक्सचर में मौजूद जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसके साथ ओजोन रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। उन्हीं कंपाउंड में अगर एसाइल फ्री रेडिकल बने या आप कह लीजिए कार्बोनिल फ्री रेडिकल बना देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी से रिएक्ट करेगा। आप देख सकते हैं ये है, ये इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो बॉन्ड होमोलिटिक मैनर में क्लीव करेगा और ये इसके साथ जुड़ करके इस फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। आप जानते हैं कि NO2 पैरामैग्नेटिक है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या ये भी फ्री रेडिकल है। तो दो फ्री रेडिकल को आप जुड़ने से रोक नहीं सकते क्योंकि दोनों पैरा हैं और दोनों आपस में मिल करके किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, डायमैग्नेटिक में, और बनेगी बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिसको हम पैन के नाम से जानते हैं। पैन, पान नहीं, पैन। तो ये जो पैन होता है इसका पूरा नाम है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइट, ये पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइट, या इसको हम पैन बोलते हैं। तो ये जो ओजोन है इसमें जो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन मौजूद होगा उन पे ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाएगा। जैसे मीथेन है तो ये इसे फॉर्मेल्डिहाइड में बदल सकता है, और हाइड्रोकार्बन है तो एक्रोलीन या एक्रिल हैलाइड में बदल सकता है। किसी और टाइप के हाइड्रोकार्बन को ओजोन एसीटोन में बदल सकता है। और ये सब के सब, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, एक्रोलीन हो, एसीटोन हो, ये सब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। चलेगा। तो आपने देखा कि फोटोकेमिकल स्मॉग में हाइड्रोकार्बन कहाँ से आता है, ओजोन कहाँ से आता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मौजूद होते हैं, और इसका रेडिश ब्राउन हैज कैसे बनता है। चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। चल जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में जो पोल्यूशन होते हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। ये तो पोल्यूशन अब तक के जो मेनली थे आपके वो ट्रोपोस्फेरिक रीजन में थे। अब हम स्टेरोस्फेरिक रीजन के पोल्यूटेंट की बात करेंगे। चलेगा, चलिए। तो बालको अगर हम लोग स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की बात करें उसके पहले थोड़ा सा एक बात और रह जाती है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसको रिड्यूस कैसे करें। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अगर मान लीजिए फोटोकेमिकल स्मॉग बन ही रहा है, रेडिश ब्राउन हैज अपीयर ही हो रही है, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप दो पॉइंट को फोकस करो। सबसे पहले कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। दो लोग रिस्पॉन्सिबल है। पहला जिसको हम प्राइमरी प्रिकर्सर कहते हैं, तो प्राइमरी प्रिकर्सर के रूप में हम लोग NO2 को ले सकते हैं और हाइड्रोकार्बन को लेकर के चलते हैं, जो कि वहाँ इंस्टेंटली ऑटोमोबाइल में ईंधन के जलने की वजह से बनते हैं, फ्यूल के जलने की वजह से बनते हैं। और बाद में ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ओजोन और पैन का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए जो सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आपका ओजोन और पैन है। तो पहले रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को प्राइमरी प्रिकर्सर कहेंगे और सेकेंडरी और जो इनकी सहायता से बना हुआ है ओजोन और पैन, उनको हम सेकेंडरी प्रिकर्सर कहते हैं। चलेगा। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। तो बालको अगर इस फोटोकेमिकल स्मॉग को कम करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि फ्यूल के साथ में कुछ ऐसे कैटलिस्ट मिलाए जाए जो कि इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड को बनने ही न दे और हाइड्रोकार्बन को पूरी तरीके से बंद कराए। या दूसरा रास्ता ये है कि हम ऐसे प्लांट का प्लांटेशन कराएं, ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो कि इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड को मेटाबोलाइज करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि पाइनस हो गया, पाइरस हो गया, बेटिस हो गया, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, मेटाबोलाइज कर लेते हैं, आगे उसको फूड चेन में बढ़ा देंगे। तो ऐसे प्लांट जो हैं अगर उन जगहों पे लगाए जाते हैं
जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट रिलीज हो रहा है, तो हम फोटोकेमिकल स्मॉग को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। चलेगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की बात करते हैं। एक्चुअल में स्ट्रेटोस्फेरिक जो रीजन है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी कम होती है, लेकिन ट्रोपोस्फेरिक रीजन में की हुई एक्टिविटी वहाँ तक पहुँचती है। जो अपर स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन होता है उसमें प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है ओजोन की, ये एक ओजोन की लेयर पाई जाती है। और ओजोन की खासियत ये होती है कि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिनकी वेवलेंथ आप 255 नैनोमीटर बोलते हैं, इनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आप ये कहेंगे कि ये अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचता। और जब ये अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचेगा तो कई सारी प्रॉब्लम्स हमको नहीं होंगी, और अगर पहुंच जाएगा तो ये स्किन कैंसर कॉज करता है, स्किन डिसीज कॉज करेगा। तो ये जो हमारा ओजोन है वो इसको एब्जॉर्ब करके हमें प्रोटेक्ट करता है स्किन कैंसर से या स्किन की डिफरेंट जो बीमारियां हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर सीधे पहुंचती तो होता उससे। प्रॉब्लम कहाँ होती? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, जो एसी यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े कूलेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, गाड़ियों में एसी लगा हुआ है, घरों में एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, तो उनमें हम कूलेंट के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते थे, CFC का इस्तेमाल करते थे। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉमनली फ्रियॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, CF2Cl2, ये इन सब का यूज़ किया जाता है। और ये जब वहाँ से निकलता है तो स्ट्रेटोस्फीयर में एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, और वो रिएक्शन होती है ओजोन से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने वाली। तो आप तो बोलोगे सर और अच्छा है, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ अच्छा नहीं है। एक्चुअल में जो लेयर है, जो थिकनेस है हमारी ओजोन लेयर की, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने की वजह से घट रही है, और जब वो घटेगी तो अल्ट्रावायलेट का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और अल्ट्रावायलेट रेड सीधे कहाँ तक पहुँचेगी? आपका अर्थ के सरफेस पर पहुँचेगी, जिसके रिजल्ट आपको स्किन कैंसर, मेलानोमा या आप कह सकते हैं स्किन डिसीज के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस चीज़ को जरा ध्यान देना है। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीजन सनलाइट के द्वारा नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन और डाई एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलकर के ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, नॉन फिजिबल होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये इक्विलिब्रियम में रहता है। नेचर में ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बनाएगा, ओजोन टूट करके ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। लेकिन हमने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी हाइड्रोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ट्रोपोस्फीयर में यूज करके। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बनता है ये पहुंचता है स्ट्रेटोस्फीयर में, और पर्टिकुलर इस रिएक्शन को बैकवर्ड में कैटलाइज कर देता है, जिस पर कि ओजोन का कंसंट्रेशन क्या करेगा? आपका घटेगा, थिकनेस जो होगी वो घट जाएगी, और थिकनेस अगर घट गई तो आप देख सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन है यूवी रेज का वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा यूवी रेज अर्थ सरफेस तक पहुंचेगी, जिस पर कि कार्सिनोमा या स्किन डिसीज इन सब के होने के चांसेस क्या करेंगे? आपका बढ़ जाएंगे। तो ये रिएक्शंस को कैसे कैटलाइज करता है आप ये देख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सनलाइट के द्वारा फ्री रेडिकल्स बनाता है, स्पेशली अगर हम क्लोरीन फ्री रेडिकल की बात करें तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ओजोन के साथ में जुड़ करके नेसेंट ऑक्सीजन और अदर कंपाउंड देगा। नेसेंट ऑक्सीजन आप कुछ भी कर सकते हैं, जुड़ करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, या आप कह सकते हैं ये जो फ्री रेडिकल है ये डाई ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हाइपोक्लोराइड फ्री रेडिकल बनाए। तमाम तरीके की चेन रिएक्शन होगी, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट यही होगा कि ओजोन का कंसंट्रेशन क्या करेगा? आपका घटेगा, और घटेगा तो लेयर पतली होगी, और लेयर अगर पतली होगी तो ऐसी स्थिति में जो यूवी रेज का फिल्ट्रेशन है वो जो है आसानी से नहीं हो पाएगा, और हमारे पास में आप कह सकते हो कि किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, या स्किन डिसीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। बोलो भाई, तो हम इसको रोकेंगे कैसे? रोकने का तरीका ये है कि पहले तो ये कूलेंट चेंज किया जाए। दूसरी बात है कि ऐसे कूलेंट इस्तेमाल किए जाएं जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज ना करें, या करें भी तो कम करें, ताकि हम उस लेयर को क्या कर सकें? आपका मेंटेन कर सकें। चलेगा? तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन का पोल्यूटेंट था, आप कह सकते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को क्या करता है? आपका प्रमोट करता है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन।
अगर हम लोग वाटर पोल्यूशन की बात कर लें तो वाटर पोल्यूशन जो होता है वो हमारा जो ड्रिंकेबल वाटर है उसमें कई तरीके से पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि कुछ पैथोजन उसमें मौजूद होते हैं, सर्शिया कोलाई हो गया, लॉट ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो हम ऑर्गेनिक मैटर पानी में बहा देते हैं, रोटी खाया तो वो बहा दिया, चावल खाया तो वो बहा दिया, फल सड़ा तो उसको बहा दिया, तो वो सब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सब वाटर को क्या कर देता है, आपका पोल्यूट कर देता है। आप कह सकते हैं कि उसको ड्रिंकेबल नहीं रहने देता या पोल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हमें वाटर पोल्यूशन को सीखना है तो पहले दो टर्म सीखने पड़ेंगे। एक टर्म कहलाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो आप कहेंगे कि सर वाटर में ऑक्सीजन घुली रहती, वो कहाँ से आती है? मैं कहता हूँ वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है, तभी तो एक्वेटिक प्लांट या एनिमल आपके जिंदा हैं, क्योंकि भाई एनिमल हो या प्लांट हो रिस्पायरेशन तो करेगा ही करेगा, और करेगा तो ऑक्सीजन चाहिए। तो एक्चुअल में जो आपका वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन दो जगहों से आती है। सबसे पहले तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, बाई प्रेशर जो डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, और दूसरा जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाते हैं वाटर के अंदर, तो वो ऑक्सीजन मौजूद रहती है। तो यहाँ पर अगर एक हम जनरल डाटा की बात कर लें तो करीब जो अगर प्योर वाटर है तो उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन आपको 10 ppm के आसपास मिल जाएगा। 10 ppm के आसपास प्योर वाटर में, या आप कह सकते हैं नॉन कंटेमिनेटेड वाटर, नॉन पोल्यूटेड वाटर में 10 ppm तक ऑक्सीजन मिलता है, जबकि यही एटमॉस्फेयर में देख लेंगे तो करीब 1.5 लाख ppm तक मौजूद होता है। अब अगर उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मौजूद है तो बैक्टीरिया क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, किसके लिए? उन ऑर्गेनिक वेस्ट को फिनिश करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन गिरता है, और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 6 ppm है या उससे अगर कम हो गया तो ऐसे वाटर को हम पोल्यूटेड वाटर बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन खींच दी, कितने ppm की? 6 ppm की, कि इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज लेस देन 6 ppm आप कहेंगे ये पोल्यूटेड वाटर माना जाएगा, और ऐसे वाटर में जो फिश है उसकी ग्रोथ क्या होती है? आपका इनहिबिट होती है, नहीं हो पाती है। दूसरा टर्म हमने यहाँ पर यूज किया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बॉन्ड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि अगर किसी फिक्स वॉल्यूम में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो उसमें मौजूद वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन यूज करता है, हम कहते हैं कि उस वैल्यू को ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो वो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा, इसका मतलब कि उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ज़्यादा मौजूद है और वो वाटर उतना ज़्यादा क्या है? आपका पोल्यूटेड है। तो यहाँ एक रिलेशन भी मिलता है बॉड वैल्यू का पोल्यूटेड वाटर के लिए या क्लीन वाटर के लिए। तो बॉड वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑर्गेनिक वेस्ट के इन वाटर, दैट इज क्या? आपका पोल्यूटेड वाटर, और यही बॉड वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्लीननेस ऑफ वाटर के, क्लीन वाटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी कम बॉड वैल्यू उतना ज़्यादा क्लीन वाटर, और जितनी ज़्यादा बॉड वैल्यू उतना ही पोल्यूटेड वाटर। चलेगा? तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, मैंने इसको लिख भी दिया है यहाँ पे, आप नोट भी कर लीजिए कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड क्या? आपका BOD। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इस चीज को। बोलो भाई। अब हम लोग बात करेंगे दो चीजों की जो कि आपके NCERT में भी दिया हुआ है और अक्सर इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। जो पर्टिकुलर आयन मौजूद होते हैं, फ्लोराइड हो गया, आप कह लो सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, उसका जो लेड हो गया, उसका जो कंसंट्रेशन है स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर में वो क्या है, ये अक्सर आपसे सवाल के रूप में पूछ लिया जाता है। या जो हैवी मेटल आयन है उनका कंसंट्रेशन क्या है, ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टैंडर्ड मेजर देख लेते हैं एनायंस का, और साथ में क्या आपका कुछ हैवी मेटल्स का। ओके,
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जहाँ से एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया, नीट में पूछा गया, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन करीब करीब हर साल आया है। हर साल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से क्वेश्चन के आने की। वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो हम पानी पीते हैं उसका स्टैंडर्ड कंडीशन कि पर्टिकुलर अगर आयन है तो वो किस लेवल तक होना चाहिए, उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी, अगर वो कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, चलेगा। जैसे मैं फ्लोराइड आयन की बात कर लूँ तो जो ये फ्लोराइड आयन है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए वाटर में तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जिसे हम टूथ डिके बोलते हैं। हमारे दांत झड़ने लगते हैं, आप बोलेंगे पतले हो जाते हैं एकदम से, बिल्कुल पतला पतला लटका रहेगा आपका। तो स्टैंडर्ड जो तय किया गया फ्लोराइड आयन के लिए ड्रिंकेबल वाटर में, वो 1 ppm है या 1 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, MTR मुझे तो रटो, ठीक है। काम क्यों चाहिए फ्लोराइड हमको? तो फ्लोराइड एक्चुअल में होता क्या है कि इनेमल का जो अपर पार्ट होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनाता है या हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनता है, और ये फ्लोराइड मोर हार्ड फ्लोरोएपेटाइट में कन्वर्ट होता है, मोर हार्ड फ्लोरोएपेटाइट में कन्वर्ट होता है Ca3PO4 twice CaF2 में। और इसका इस्तेमाल जो होता है, आप देखते हैं दांत का जो बाहर का हिस्सा बेहद हार्ड होता है, वो इसके लिए किया जाता है। अब अगर यही फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन 2 ppm के आसपास है, 2 ppm के आसपास है, तो ये एक डिसीज कॉज करता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। जबकि यही फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन 10 ppm के आसपास है या इससे ज़्यादा है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? बोन्स और टीथ के ऊपर चल जाएगा। तो फ्लोराइड चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड मेजर करीब 1 ppm के आसपास होता है, 2 ppm के आसपास ये ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ क्रिएट करता है, और 10 ppm से अगर ज़्यादा हो जाए तो बोन्स और टीथ उनके ऊपर बहुत बैड इफेक्ट डालता है। दूसरा आयन जो हम लोग देखते हैं वो है लेड। लेड के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन तय किया गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 50 ppb। ध्यान दीजिएगा, ppm नहीं, ppb, पार्ट्स पर बिलियन। बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में चाहिए, क्योंकि लेड बड़ा ही टॉक्सिक मेटल है। ये किडनी, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब के ऊपर बड़ा ही बुरा इफेक्ट डालता है। तो लेड का कंसेंट्रेशन ड्रिंकेबल वाटर में 50 ppb से कम ही होना चाहिए। इससे बराबर या इससे ज़्यादा होता है तो ऐसा वाटर पीने लायक नहीं होता। खासतौर से अगर इससे ज़्यादा हुआ तो बिल्कुल ही नहीं है, ये अपर लिमिट है कि यहाँ तक ही आप पी सकते हैं, इसके ऊपर वाटर पीने लायक नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले आयंस पर, ठीक है जी। तो अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर हमने सल्फेट लिया है। तो जो इंटरनेशनल मेजर है सल्फेट आयन के लिए ड्रिंकेबल वाटर में, वो 500 ppm है, चलेगा। हाँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये लग्जेटिव इफेक्ट कॉज करता है। लग्जेटिव इफेक्ट का मतलब आपको लैट्रिन की फीलिंग होना कि मुझे लैट्रिन लगी हुई है। तो अगर ये ज़्यादा है तो फिर 500 ppm से ज़्यादा है तब ये लग्जेटिव इफेक्ट कॉज करता है। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड लेवल है, इंटरनेशनल लेवल जो है वो 50 ppm रखा गया, 50 ppm। अगर ये इससे ज़्यादा हुआ तो ये बड़ा ही खतरनाक डिसीज कॉज करता है बच्चों में, खास तौर से जिसको हम लोग बोलते हैं मिथमियोग्लोबिनिया, मिथमियोग्लोबिनिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से ये फेमस है, चलेगा। अब हम लोग कुछ दूसरे मेटल्स लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन आपको याद होना चाहिए। अभी तक इनको पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक में NCERT में सीधे दिया गया है। तो इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ड्रिंकिंग वाटर में आयरन का, मैग्नीज का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, कैडमियम का, वो ppm या मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दिया गया। आयरन 0.2 ppm है, मैग्नीज 0.05 ppm है, एल्युमिनियम 0.2 ppm है, कॉपर 3 ppm है, जिंक 5 है, कैडमियम बहुत ही कम 0.005 ppm लेते हैं। तो अब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप इतना ज्ञान दें तो सफिशिएंट है वाटर पोल्यूशन के बारे में। अब हम लोग आगे आते हैं सॉइल पोल्यूशन पे। चलिए,
अब अगर हम लोग सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो बेसिकली हम जो खेती करते हैं वो खेती अगर स्टार्टिंग टाइम में तो अपने लिए उतना सफिशिएंट नहीं था, लेकिन आजकल हम जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या हर्बिसाइड्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे नो डाउट हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही हम फूड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई कि ये जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए आप पेस्टिसाइड मिलाते हैं या इंसेक्टों के लिए आप इंसेक्टिसाइड मिलाते हैं, तो ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल जो ज़मीन है, अर्थ है, उसके पीएच को बदल देते हैं या फूड चेन में मौजूद रह कर के ये केमिकल लोअर लेवल से अपर लेवल तक चले जाते हैं और कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं केमिकल की वजह से जो सॉइल पोल्यूट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले हम लोग एज ए पेस्टिसाइड के रूप में निकोटीन का इस्तेमाल करते थे। या निकोटीन का इस्तेमाल हम लोग करते थे और वो भी आपका बेसिकली मिल जाता था हमको, आप कह सकते हैं खैनी के पौधों से हम लोग इसको बना लेते थे, टोबैको वगैरह से निकोटीन हम लोग प्रोड्यूस करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हम लोगों ने डीडीटी यूज़ किया और डीडीटी का बड़ा अच्छा इफेक्ट देखने को मिला मॉस्किटो या बाकी सारी उसके ऊपर। तो हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पेस्टिसाइड के रूप में डीडीटी का यूज़ किया। ये डीडीटी स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छे रिस्पॉन्स पे था, लेकिन समस्या खड़ी हुई कुछ समय के बाद, क्योंकि जो पेस्ट थे या जो इंसेक्ट थे वो डीडीटी रेजिस्टेंट होकर के आए। पहले जो मर जाते थे मच्छर, अब वो न मरे और बड़े बड़े साइज के होकर के आए। तो थोड़ी दिन के बाद ये जो डीडीटी है उसको बैन किया गया। इंडिया में आज ये बैन है। क्यों? क्योंकि डीडीटी जो है वो डिकम्पोज नहीं होता और वो फूड चेन में लोअर लेवल से किधर की तरफ मूव कर रहा है, आपका अपर लेवल की तरफ मूव कर रहा है। तो नाउ हम लोगों ने डीडीटी को अब फिर रिमूव किया दूसरे टाइप के ऑर्गेनिक टॉक्सिन से, ये सोच करके कि जो ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स हैं उनका और बेटर रिजल्ट होगा, लाइक एल्ड्रीन और डाइएल्ड्रीन। ये सब खूब यूज़ किया जाता है, खेतों में छिड़काव करते हैं इसका हम लोग कीड़े वगैरह को मारने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इनकी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि ये वाटर में इनसॉल्युबल थे और नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। इनको बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं किया जा रहा और वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये आपके जो चेन है, फूड चेन है, उसमें मौजूद रहेगा और लोअर लेवल से किधर की तरफ मूव करेगा, आपका हाई ट्रॉफिक लेवल तक मूव करेगा और लास्ट में हम लोग मौजूद है तो हम लोग की बॉडी में आकर के कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, इन सब को। तो हम लोगों ने एल्ड्रीन और डाइएल्ड्रीन को शिफ्ट किया कुछ ऐसे केमिकल से जो कि लेस परसिस्टेंट हो और मोर बायोडिग्रेडेबल, जिसे आसानी से डिग्रेड किया जा सके और ये बहुत कम समय तक फूड चेन में रुके। ऐसे कंपाउंड थे ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोगों ने ये पाया कि ये भी जो होता है वो ह्यूमंस में कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपका नर्व डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हम लोग के लिए नहीं था। तो सॉइल पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो हम जिस टाइप का भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसके कंटेंट को हमको कम करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि वो फूड चेन में बहुत दिन तक न रुके और साथ में उससे कोई सीवियर जो प्रॉब्लम है, नर्वस डिसऑर्डर है, किडनी है या आप कह लो कि जो किडनी है, लीवर है, इन सब में थोड़ा सा कम इफेक्ट दिखाई पड़े तो हमको ऐसे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हर्बिसाइड्स की। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? जो मेन प्लांट होता है उसके साथ अगर छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं तो उनको मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसको हर्बिसाइड कहते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हैं कि शताब्दी के स्टार्टिंग के हाफ में हम इसको मैकेनिकली जो है आपका रिमूव करते थे, खुद ही मैन पावर लगा करके छोटे छोटे प्लांटों को मेन प्लांट से अलग किया जाता था। लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको केमिकली ट्रीट करना चालू किया और इसके लिए हम सोडियम क्लोरेट, आर्सेनेट या कई अदर टाइप के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिकल भी आप कह सकते हो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और फूड चेन में आगे बढ़ते हैं, साथ में कई सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, लीवर, किडनी या अंत में जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे बड़े ही हार्मफुल इफेक्ट है। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि इन केमिकल का यूज़ कम से कम हो, जिससे हमारी सॉइल कम से कम पोल्यूटेड हो और साथ में हमारा जो फूड चेन में पहुँचे आपका फूड वो केमिकल फ्री हो। चल जाएगा।
कर लेंगे इसको सॉइल पोल्यूशन के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री, चलेगा? चलिए, अब अगर हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री की बात करें तो एक्चुअल में किसी प्रोसेस में हम लोग जो केमिकल यूज़ करके सॉइल को, एयर को पोल्यूट करते हैं, अगर उन्हीं केमिकल की जगह ऐसे केमिकल यूज़ किए जाएं या ऐसा प्रोसेस अपनाया जाए जिसमें कि होने वाला पोल्यूशन घट जाए या कम हो जाए सॉइल में या एयर में, तो इसको हम लोग एक ब्रांच में डील करते हैं जिसे क्या नाम देते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मैंने बाय डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको भी यहाँ पे नोट कराया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग एंड इज अबाउट यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेज टू रिड्यूस, ये बात इंपॉर्टेंट है, टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, कह सकते हैं सॉइल और एयर पोल्यूशन। या इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि इट इज प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पोल्यूशन। यहाँ पर हम वो रास्ता पकड़ें जिसपे कि होने वाला पोल्यूशन मिनिमम हो, या जो डिटोरेशन है इन्वायरमेंट का वो मिनिमम हो। वो किसके अंतर्गत डील किया जाएगा? ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत डील किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 2005 में 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज भी दिया गया। फिलहाल अगर हम इसके एग्जाम्पल लें ग्रीन केमिस्ट्री का डे टू डे लाइफ में, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। तो जो ड्राई क्लीन करते थे हम लोग क्लॉथ का, स्टार्टिंग टाइम में हम लोग टेट्राक्लोरोइथीन का इस्तेमाल करते थे ये, और ये जो टेट्राक्लोरोइथीन होता है आप जानते हैं डिकम्पोज नहीं होता, कार्सिनोजेनिक होता है। तो बीच के टाइम में फिर हम लोगों ने टेट्राक्लोरोइथीन को रिप्लेस करके लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जो सुटेबल डिटर्जेंट था उसको मिलाकर के यूज़ किया। लेकिन था क्या, ये इसकी तुलना में लेस पोल्यूटेड था क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड थे गैस के फॉर्म में निकल जाता था, तो जो पोल्यूशन था वो कम होता था ना। लेकिन फिर भी जो डिटर्जेंट है ये तो पोल्यूशन कॉज करता है। आज की डेट में हम लोग ब्लीचिंग पर्पस के लिए या ड्राई क्लीनिंग पर्पस के लिए किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का या H2O2 का इस्तेमाल करते हैं, जो मिनिमम पोल्यूशन कॉज करता है। तो ये जो मैक्सिमम पोल्यूशन से मिनिमम पोल्यूशन की तरफ जाने वाला हमारा रास्ता है सेम प्रोसेस में, वो किसके अंतर्गत डील किया जाता है? ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत। और मैंने आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। चलिए एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो वो आता है ब्लीचिंग ऑफ पेपर। तो पेपर की ब्लीचिंग की अगर बात करेंगे तो ओल्ड टाइम में हम लोग क्लोरीन गैस यूज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में हम लोग H2O2 यूज़ करते हैं सुटेबल कैटलिस्ट के साथ। तो इससे जो है पोल्यूशन भी कम होता है, चाहे एयर का हो या सॉइल का हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया ग्रीन केमिस्ट्री का। तो एक्चुअल में अगर कहा जाए कि व्हाट अबाउट द मोटिव ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो ग्रीन केमिस्ट्री का सीधा सा मोटिव है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ग्रीन केमिस्ट्री इन ए नटसेल इज ए कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच। पैसा भी कम लगे, विच इन्वॉल्व रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब घटा दे, क्या चीज? इन मटेरियल, एनर्जी कंजम्पशन एंड क्या वेस्ट जनरेशन। इन तीनों को जितना कम से कम रखे, यही हमारा नेट मोटिव है किसका? आपका ग्रीन केमिस्ट्री का। चल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड आई होप इन 2 लेक्चर्स को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं 2 से 3 बार, तो इसमें गलतियां होने की चांसेस मिनिमम होता है और एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि चलो भाई हमारा 5 नंबर फिक्स हो गया। 5 नंबर क्यों? इसलिए कि अगर इस सवाल को आप गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा और सही करते हैं तो 4 मिलेगा, तो ओवरऑल आप 5 नंबर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप इसी गलती मत करिएगा। इसको 2 से 3 बार डिटेल में पढ़ लीजिए और उसके बाद फास्ट मोड में इसको आप रिवाइज कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है। चल जाएगा बात को। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे लेक्चर आप लोगों को पकड़ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, और आपका जो भी कोई लो फॉल्स है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसको किसी न किसी तरीके से फिलअप किया जाए ताकि आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकें, अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकें और AIR 1 की तरफ मूव कर सकें। चलेगा? तो आज इतना ही रखते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि
आगे जो भी लेक्चर्स आए वो आप तक सीधे पहुँचे, कोई नया इवेंट हो तो वो आपको सीधे पता चले, ठीक है। और अगर आप पुराने हैं तो एटलीस्ट हिट बटन, लाइक बटन को हिट करिए ताकि हमको पता चले कि आप अवेलेबल हैं, आप इन्वॉल्व हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं हमारे साथ में। और कोई बात अगर नहीं पकड़ में आ गई तो कमेंट करें, मुझे लिख करके भेजें, कोई सजेशन हो तो उसको लिख करके भेजें, हम काइंडली उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो भी हमारे लिए चेंज पॉसिबल होगा वो चेंज हम लोग करेंगे, ठीक है बालकों। आज इतना ही रखते हैं, जय हिंद।